क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर में जब दरवाज़ा बंद करते हैं खोलते हैं उसका हत्था आपके अक्ष से दरवाजे के अक्ष से इतनी दूरी पर क्यों लगाया जाता है? जहाँ पर कब्जा लगाया जाता है वहीं पर वो क्यों नहीं लगा दिया जाता है? उससे इतनी डिस्टेंस क्यों रखी जाती है? या फिर हैंड पंप में जो हत्था होता है उसको पानी निकालने के लिए तो वो उससे काफ़ी दूर क्यों लगाया जाता है? पीछे क्यों पकड़ने का सिस्टम होता है? या फिर जो चाकी होती है, चाकी घर में दाल वगैरह बनाने के लिए जो गृहिणियाँ यूज करती हैं उसको किनारे वो क्यों लगाती हैं? या फिर आपने देखा होगा जो इंजन होता है उसको स्टार्ट करने के लिए या आप अपनी बाइक के लिए वो जो हत्था होता है, जो पैडल होता है, वो दूर क्यों बनाया जाता है एक्सिस से, अक्ष से दूर क्यों बनाया जाता है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे लाइफ में हैं। ये क्या है, क्यों ऐसी कंडीशन रखी जाती है, दरवाजे का हत्था नज़दीक क्यों नहीं लगा दिया जाता है घूर्णन अक्ष के? इन सारे सवालों का जवाब आज हम अपने वीडियो में देखेंगे। मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। आइए मैं आपको आज रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने ग्रुप पर शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। आइए देखते हैं रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। सबसे पहले इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब बल आघूर्ण। क्या देखने जा रहे हैं? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है ये हमको सबसे पहले देखना है। देखिए यहाँ पर जितने प्रश्न मैंने अभी आपसे लिए थे वो इसी चीज़ को प्रदर्शित करता है। देखिए आपका जैसे कोई ये बॉडी है, सपोज ये बॉडी है और उसको आपको यहाँ इस एक्सिस के परितः आपको घुमाना है, इसको रोटेट करना है इस एक्सिस के परितः। आपने क्या लगा दिया? इधर पर बल लगा दिया। क्या कर दिया? इधर बल लगा रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं और इसकी क्रिया रेखा क्या हो गई? ऐसे कुछ ऐसे हो गई। तो इसका जो 90 डिग्री पर होगा, जो मान, जो डिस्टेंस 90 डिग्री पर होगा उसको हमको लेना होगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये बल आघूर्ण है क्या। रोटेटरी मोशन पर सबसे पहली हेडिंग जो है वो है आपकी मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम लोग टार्क्यू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टार्क्यू बोलते हैं। ये आपकी टार्क्यू भी कहलाती है। जैसे आप इसको घुमाते हैं तो ये एक एक्सिस के परितः घूमने लगता है क्या? ये ट्रांसलेटरी मोशन में, स्थानांतरी गति में जो काम बल का है, रोटेटरी मोशन में वही काम बल आघूर्ण का है। सेम। तो किसी बाह्य बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है, जो गुण होता है किसी बाह्य बल द्वारा, उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है और इसको हमको घुमाना है, इस पेन को हमको घुमाना है। तो इस बल द्वारा जो इसके घुमाने की प्रवृत्ति है उसको हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। इस बल द्वारा इस पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? बल आघूर्ण कहलाती है। ये अक्ष हो गई है ना। इसका मान क्या होता है? बल आघूर्ण का जो मान होता है वो होता है, इसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इज इक्वल टू ये बल और गुणे बल की क्रिया रेखा, घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। ये हम मान लिए हैं कि ये लंबवत दूरी कितनी है? r है। तो इन दोनों का जो गुणनफल है ये बल आघूर्ण कहलाता है। इन दोनों का जो गुणनफल है वो बल आघूर्ण कहलाता है। ये होता है, ये इसका मान है।
इस बल का जो गुण है, प्रवृत्ति है इस पिंड को घुमाने के लिए, वो बल आघूर्ण है। और इसका मान कितना होता है? बल आघूर्ण का मान टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो गया। और बीमा यदि हम देखें तो ये आपकी हो जाएगी ml की पावर -2, ये फोर्स की बीमा होती है। और आपको डिस्टेंस के लिए l और रख देना होगा। ये क्या हो गया? ml² t की पावर -2। यही डायमेंशंस किसकी होती है? वर्क की होती है, एनर्जी की होती है। तो ये क्या है? टाउ है। इस टाउ का मान है, बल आघूर्ण का मान है। बल आघूर्ण कहते किसे हैं? यदि कंपटीशन लेवल पर आप देख रहे हैं तो इन बारीकियों को बहुत से ध्यान देना होता है। बल के द्वारा किसी पिंड को घूर्णन अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाती है। बल आघूर्ण का जो मान है वो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर है। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर फॉर्म हमको देखना बहुत जरूरी है। वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर फॉर्म होता है इसका टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये होता है। देखिए, ये पॉजिटिव और निगेटिव भी होता है। कोई भी जब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव और निगेटिव मतलब डायरेक्शन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है उसमें। जब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉक क्या होगा? ऐसे। जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तब पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और जब क्लॉकवाइज होता है तो ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है। बल आघूर्ण जब एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त होता है तो ये पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज होता है यानी दायांवर्त तो ये क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है। तो ये रहा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण में आप ये देखिए कि यदि आपकी डिस्टेंस कम कर दी जाए, यहीं पर लगा दिया जाए, तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसमें यदि आप डिस्टेंस कम कर दें, r इक्वल टू 0 कर दें, तो टाउ आल्सो इक्वल टू 0 बल आघूर्ण। देन रोटेटरी मोशन फिर होगा ही नहीं, घूर्णन गति फिर नहीं हो पाएगी। यदि ऐसा हो जाता है तो जितना ही अधिक दूरी रखेंगे, जितनी अधिक दूरी रखेंगे घूर्णन अक्ष से, उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। तो ये आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब है जो मैंने वीडियो के शुरू में दिए। जो दरवाजे में हैंडल लगाया जाता है बंद करने खोलने वाला, वो घूर्णन अक्ष से यानी कब्जा से दूर क्यों लगाया जाता है? हैंड पंप में पीछे मुठिया क्यों लगाई जाती है? हैंडल क्यों पीछे लगाया जाता है? गाड़ी स्टार्ट करने में उसका जो पैडल होता है वो इस तरह क्यों डिजाइन किया जाता है? तो उन सब का कारण घूर्णन अक्ष से दूरी के लिए, ताकि हमको कम बल लगाना पड़े। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। देखिए, अब मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी, यदि हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट, इसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो देयर आर नो रिलेटिव मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। इसके जो कणों के बीच में है कोई गति नहीं होती है, सापेक्षिक गति नहीं होती है, जाएगी पूरी जाएगी, सारे कण एक साथ जाएंगे, मतलब कि एक कण का दूसरे कण के प्रति जो रिलेटिव मोशंस है वो शून्य होगा। ये रिजिड बॉडी है। इसमें मोशन हमको देखना है। देखिए, तो इसमें दो प्रकार का मोशन होता है। एक, पहला आपका जो है ट्रांसलेटरी,
ये, और सेकंड है रोटेशनली। ठीक है, ये और ये देखिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जाए, उसके सारे जो पार्टिकल्स हैं सेम डायरेक्शन पर सेम डिस्टेंस कवर करें, सेम डायरेक्शन पर, ये यहां पहुंच गया, ये भी आगे पहुंचा, तो ये मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ये क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ठीक है, जिसको पहले पढ़ा जा चुका है। अब हमारा मेन पार्ट है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है? रोटेटरी मोशन देखिए, अभी मैंने आपको बताया रोटेटरी मोशन ये है, जैसे ये आपका कोई, मान लीजिए ऐसे है, कोई पिंड है, तो ये इस एक्सिस के परितः ये घूम रहा है, देखिए ये घूम रहा है ना, ये फिक्स है। अब यहां पर देखिए, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो यहां जो पार्टिकल है यहां पर, वो भी क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखिए ऐसे एक्सिस के चारों तरफ ऐसे। इसमें ये जो है ये भी ऐसे मोशन कर रहा है, ये इसका ये पार्ट है ये भी मोशन कर रहा है। तो रोटेटरी मोशन है क्या? यदि कोई बॉडी है और वो रोटेटरी मोशन कर रहा है, यदि वो रोटेटरी मोशन कर रहा है, तो उसका प्रत्येक पार्टिकल क्या है? सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा? वृत्त में घूमेगा, वृत्तीय मार्ग में घूमेगा, और सभी वृत्तीय मार्गों का जो केंद्र होगा वो एक सीधी लाइन पर स्थित होगा। जो घूर्णन गति है रोटेटरी मोशन में, पिंड के, ऑब्जेक्ट के, बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो वृत्तीय मार्गों में चक्कर करेंगे। मतलब प्रत्येक का अपना अपना एक मार्ग होगा, और वो मार्ग क्या होगा? सर्कुलर होगा, यानी कि वृत्तीय होगा। और सभी सर्किल्स का जो सेंटर होगा वो एक सीधी लाइन पर स्थित होगा, और इस सीधी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? घूर्णन अक्ष। क्या बोलेंगे इसको? घूर्णन अक्ष बोलेंगे। अच्छे से समझिए, सपोज ये है आपका, देखिए ये, और ये ऐसे घूम रहा है, देखिए यहां पर ऐसे 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 ये घूम रहा है। तो इसके प्रत्येक पार्टिकल्स घूम रहे हैं और सब सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, वृत्तीय मार्गों में घूम रहे हैं। और इन सभी वृत्तीय मार्गों का सेंटर एक लाइन में स्थित होता है, एक लाइन में फिक्स होता है। इस लाइन को हम लोग घूर्णन अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष। ठीक है, एक्सिस इसको बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष इसको बोलते हैं। तो इसमें ट्रांसलेटरी मोशन में ये क्या करते हैं? सारे पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में, निश्चित समय अंतराल में सब एक डायरेक्शन में समान दूरी तय करते हैं। जबकि इसमें सभी सर्कुलर मोशन करते हैं, वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं, और सभी वृत्तीय मार्गों का केंद्र एक सीधी लाइन में स्थित होता है, और यह सीधी लाइन क्या कहलाती है? घूर्णन अक्ष कहलाती है। आप जो डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं जब मैं बोलता हूं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी है। घूर्णन अक्ष से जब आप देखेंगे उसके चारों तरफ की गतियां, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? घूर्णन गति। ये घूर्णन गति हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी? आपकी स्थानांतरी गति हो जाएगी। आइए देखते हैं अब हम लोग अगली हेडिंग। घूर्णन गति के कुछ टर्म्स हैं, उनको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले सर्कुलर मोशन में कुछ देखा गया। अब घूर्णन गति में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ते हैं तो उसमें गति के समीकरण हैं, इसी तरह से घूर्णन गति में भी गति के समीकरण हैं।
वो घूर्णन गति के समीकरण है। तो देखिए पहले कुछ टर्म्स हम उसके जो नहीं पढ़े हैं उसमें सबसे पहला टर्म्स हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या? कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन, घूर्णन कोणीय त्वरण, इसको बोलते हैं कोणीय त्वरण। देखिए जब ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा रोटेटरी मोशन में, तो वहां पर क्या होता है, जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन पर त्वरण होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, उसी तरह से कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है ना? कोणीय वेग, घूर्णन गति में कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। कोणीय वेग परिवर्तन की दर, कोणीय वेग परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। इन रोटेटरी मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity is called angular acceleration. ओके, अब यदि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो, कहने का मतलब यदि समय अंतराल बहुत सूक्ष्म हो तो लिमिट ले लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे? लिमिट। तो ये आपका कोणीय त्वरण क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टेंडिंग टू जीरो, तो डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी। ये आपका ये औसत होता है जब अंतराल आपका समय अंतराल काफी हो तब ये। लेकिन यदि क्षणिक हो, प्रति सेकंड आप देख रहे हो, तो यहां पर कोणीय त्वरण ये, इसकी बीमा क्या हो जाएगी? देखिए इसका जो मात्रक है, मात्रक आपका आ जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा का होता है रेडियन प्रति सेकेंड, और फिर एक बार समय से भाग दे देंगे तो रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, और जो बीमा आ जाएगी, इसकी जो बीमा होगी टी की पावर -2, इसकी बीमा क्या हो जाएगी? टी की पावर -2। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका कोणीय त्वरण है। कोणीय वेग परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका यहां से आया है कोणीय वेग, ये आपका क्या है? घूर्णन गति में। देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। अभी इसके जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा हमने कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण क्या है? ये कोणीय त्वरण। देखिए क्या आपने पढ़ा? भी ये आपने पढ़ा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी, यानी कि ओमेगा का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष। आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ रखा है क्या? ओमेगा इज इक्वल टू होता है v अपान आर। ओमेगा क्या होता है? v अपान आर होता है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में ये संबंध होता है। ठीक है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है, तो हम ओमेगा को अब इस फॉर्म में रख देंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा डी वी बाई आर अपॉन डी टी, है ना? इसको देखिए, या इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, है ना, और इनटू 1 अपॉन आर। सही है? यहां से देखिए, इसको आप पढ़े हैं, ये लीनियर एक्सेलरेशन है। क्या है? रेखीय त्वरण, है ना? तो इसको आप लिख सकते हैं, या देखिए क्या हो जाएगा? कोणीय त्वरण बराबर रेखीय त्वरण और बटे आर, रेखीय त्वरण बटे आर, ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब है ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा,
आर इंटू एल्फा, ये है, ठीक है। ये आपका क्या है, आर इंटू एल्फा। ये दोनों क्या है, ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म यदि हम इसका लिखें तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा एल्फा क्रॉस आर, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध होता है। देखिए ये अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ओमेगा क्या होता है, वी अपान आर होता है, वी अपान आर होता है ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू पुटअप कर दिए और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका रेखीय त्वरण होता है, ये रख दिया मैंने, इसको हम लोग रेखीय त्वरण कहते हैं, है ना। डी वी अपॉन डी टी ये क्या है, डी वी अपॉन डी टी, ये आपका रेखीय त्वरण है, क्या है ये, ए के बराबर होता है। तो ये यहाँ ए रख दिए, ये आपका फार्मूला इस तरह से आ गया। ये आपका क्या है, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध है, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में क्या है, ये संबंध है। आइए हम लोग देखें, ये आर क्या होता है, घूर्णन अक्ष से कण की दूरी होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं घूर्णन गति के समीकरण। क्या देखने जा रहे हैं, घूर्णन गति के समीकरण। जिस तरह से आपने रेखीय गति में 3 समीकरण मेरे वीडियो में पढ़े हैं, आप वीडियो उसका देखेंगे, उसका डेरिवेशन देखे थे, सेम उसी तरह से अब हम लोग देखने जा रहे हैं घूर्णन गति के समीकरण। देखिए इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति के समीकरण। आपने रेखीय गति के समीकरण पढ़ा, रेखीय गति के समीकरण मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा या फिर आप मेरे चैनल पर जा करके उसको देख लेंगे कैसे उनका डेरिवेशन किया गया था। एक बार बता देते हैं कि यहाँ पर आपके 3 समीकरण मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये ट्रांसलेटरी मोशन में होता है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके 3 इक्वेशंस स्थानांतरी गति में आपको पढ़ाए गए। सेम इसी तरह से रोटेटरी मोशन में भी हम लोग इनको पढ़ते हैं, इनके इक्वेशंस देखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो आपका है, ये आपका है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू टी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ओमेगा क्या है, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि अंतिम कोणीय वेग, और ओमेगा नॉट प्रारंभिक कोणीय वेग, अल्फा कोणीय त्वरण और टी टाइम है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको डेरिवेट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डेरिवेट करने के लिए लेते हैं क्या, आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, यानी कि कोणीय वेग का हम डिफरेंशिएशन कर दें तो ये आपका आ जाता है टाइम के सापेक्ष। इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा अल्फा इंटू डी टी, अल्फा इंटू डी टी। अब क्या करिए, दोनों को क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है दोनों पक्षों को, ये 0 से लेकर के t तक, और ये ओमेगा नॉट से जब टाइम शुरू होगा 0 रहेगा तब की जब वेलोसिटी लेते हैं हम लोग ओमेगा नॉट, और इसको ओमेगा से। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, ये ओमेगा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओमेगा। और इस तरह से ऊपर रख देते हैं अपर वैल्यू और नीचे लोअर वैल्यू, इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन होगा तो टी, ये अल्फा इंटू टी हो जाएगा। ऊपर रख देते हैं अपर वैल्यू, नीचे लोअर वैल्यू। 0 का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसको जब हम रखते हैं तो क्या करते हैं, अपर वैल्यू इसकी जगह पहले अपर वैल्यू फिर माइनस करके लोअर वैल्यू, इसी तरह इसकी जगह पर पहले ये टी और फिर माइनस 0। 0 का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या जाएगा, ओमेगा माइनस ये अपर वैल्यू हो गई, फिर ओमेगा नॉट ये माइनस करके लोअर वैल्यू हो गई,
इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, ये आ जाएगा, है ना। या फिर आप इसको लिख देंगे क्या, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये आपके सामने पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये आपके सामने पहला इक्वेशन आ गया। कोई दिक्कत, फिर से एक बार मैं समझा देता हूं। पहला इक्वेशन जो रोटेटरी मोशन का है वो ये है। इसको हम लोग देखते हैं कहां से, कोणीय त्वरण से शुरू करते हैं। कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर, इसको कहते हैं। पक्षांतर करेंगे, है ना, डी ओमेगा, ये एक तरफ रह जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डी टी। फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा का डी ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा अपर वैल्यू और नीचे लोअर वैल्यू, टी का डी टी का टी हो जाएगा यहाँ पर अपर वैल्यू फिर लोअर वैल्यू। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की जगह एक बार ओमेगा, फिर माइनस करके लोअर वैल्यू ओमेगा नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ अल्फा इंटू टी। जीरो रखने का कोई मतलब नहीं, यहाँ रख सकते थे माइनस जीरो, टी माइनस जीरो कर सकते थे, जीरो कोई मतलब नहीं। सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वेशन आएगा। ये आपका पहला इक्वेशन होता है रोटेटरी मोशन का। ट्रांसलेटरी मोशन से इसको कंपेयर करें तो देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, इसके समकक्ष ये हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला इक्वेशन था। आइए देखते हैं हम लोग अब दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, देखिए यहां पर दूसरा इक्वेशन आपका होता है, देखिए यहां पर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो यहां जो दूसरा इक्वेशन है वो s की जगह थीटा, ये विस्थापन होता है तो यहां कोणीय विस्थापन लेंगे, फिर ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी, सॉरी हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। इसको हमको प्रूव करना है। क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो देखिए इस पे हम लोग शुरू करते हैं काम ओमेगा से। पहले वाले इक्वेशन में हमने शुरू किया कोणीय त्वरण से, और इसमें हम शुरू कर रहे हैं कोणीय वेग से। कोणीय वेग देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है कोणीय विस्थापन की दर डी टी, ये हो गया। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। थीटा को हमको एक तरफ लाना है तो क्या करें, यहां से डी थीटा एक तरफ रखें और इसको इधर ले जाएंगे तो इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। ठीक है, ओमेगा का मान समीकरण 1 से हम रख देंगे, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है ओमेगा इज इक्वल टू, ये आपका होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। समीकरण 1 है ये आपका, है ना, अभी जो पढ़ा आपने वो। तो क्या हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये रख देंगे हम इसकी जगह पर, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी और डी टी। अब इनका क्या कर देना है हमको, इसको और थोड़ा सा तोड़ लें, ठीक है, ये इंटीग्रेट कर दें या फिर इसको तोड़ लें अभी। डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू डी टी प्लस अल्फा टी और ये डी टी। अब क्या करना है, इनको सबको इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेकर के थीटा तक, 0 से लेकर टी तक, 0 से लेकर के टी तक, है ना। देखिए क्या आ जाएगा इसमें, यहां शुरू करते हैं, ये थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा। ये क्या हो जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा, 0 को कोई मतलब नहीं, तो ओमेगा नॉट इंटू टी, है ना, प्लस ये देखिए आपको इंटीग्रेशन आता होगा, यदि नहीं आ रहा है तो ये होता है इसका फार्मूला x की पावर n डी x से यदि करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। देखिए यहाँ t की घात 1 है, एक और जुड़ जाएगी
तो क्या हो जाएगी अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और जितनी घात होगी वही नीचे भी लग जाएगी। टी स्क्वायर था तो टी नीचे भी आ गया। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया। क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस अल्फा प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन है। ये क्या है? दूसरा इक्वेशन है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इसको भी दोबारा समझ लें। देखिए, पहले वाले में ओमेगा से लिए थे कोणीय त्वरण से, इसको हम लोग ले लेंगे कोणीय वेग से। डी थीटा अपॉन डी टी कोणीय वेग परिवर्तन कोणीय विस्थापन की दर कोणीय वेग कहलाती है। डी थीटा निकालेंगे यहाँ से ट्रांसफर करके तो ये इधर चला जाएगा, इतना आ गया। इसके बाद ओमेगा जो कि पहले इक्वेशन में निकाल चुके हैं हम, उसका वैल्यू ओमेगा की जगह रख देंगे। ये होती है वैल्यू, हमने रख दिया। इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये आ जाएगा। फिर हम इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन के बाद ये आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। देखिए, इससे तुलना करिए तो ये क्या हो जाएगा? इसका तुलना करेंगे तो ये कुछ इस तरह से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के पास है। ठीक है, ये दूसरे से बराबर है, आपका दूसरे की तरह है। ये आपका रेखीय गति ट्रांसलेटरी मोशन में स्थानांतरी गति में आता है। ठीक है, आइए देखते हैं अब हम लोग तीसरा इक्वेशन। जो तीसरा इक्वेशन है वो क्या है? तीसरा इक्वेशन ट्रांसलेटरी में यदि हम देखते हैं तो वो कितना आता है? वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। इसको हमको प्रूव करना है। इसको हमको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, इसको भी हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? पहले समीकरण की जैसे आपने वहां कोणीय त्वरण लिया था, यहां भी हम लोग कोणीय त्वरण से शुरू करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कोणीय त्वरण अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। इसको हम लोग क्या करें? हमको स्क्वायर के रूप फॉर्म में लाना है, तो ऐसा कुछ करते हैं कि एक ओमेगा और आ जाए। लिख सकते हैं इसको डी ओमेगा अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं? डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। देखिए, यदि हम डी थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपको पढ़ाया गया है पहले भी, छोटी कक्षाओं में बताते हैं कि किसी भी संख्या का ऊपर नीचे यदि गुणा हो जाएगा तो उसके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रूप बदल जाता है। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू, ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू ओमेगा। क्या है ये पूरा क्या है? ओमेगा होता है। ये क्या होता है? ओमेगा। कोणीय वेग परिवर्तन कोणीय विस्थापन की दर कोणीय वेग कहलाती है। इसको इधर ले जाइए, है ना? देखिए, इसको अल्फा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। अब क्या करिए, कोई दिक्कत? इसको इधर ले गए, ये दोनों इधर रहे आए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इंटीग्रेशन 0 से लेकर थीटा तक, और यहां पर ओमेगा नॉट से लेकर के ओमेगा तक, ओमेगा नॉट से ओमेगा तक। अब क्या करना है? देखिए, डी थीटा का क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर कितना आ रहा है? अल्फा इंटू थीटा, अल्फा इंटू थीटा, 0 का कोई वैल्यू नहीं, इज इक्वल टू, यहां क्या होता है? अभी मैंने बताया एक घात है, एक घात और जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 ओमेगा स्क्वायर, है ना? ये एक घात जुड़ गई तो स्क्वायर हो गया, जितना घात होगी वही नीचे भाग दी जाएगी। इसमें अपर वैल्यू ओमेगा, लोअर वैल्यू ओमेगा नॉट। इसको आप रख देंगे, या क्या हो जाएगा? इस 2 को इधर ले जाइए, इस 2 को इधर, 2 अल्फा इंटू थीटा इक्वल टू क्या? इसकी जगह ये रखे
ओमेगा स्क्वायर और माइनस लोअर वैल्यू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। आपके सामने ये आ गया। ओमेगा इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो देखिए क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ये थर्ड इक्वेशन था, ये थर्ड इक्वेशन था। ठीक है, पहले ये लिए, इसमें थीटा का ऊपर नीचे गुणा किया, थीटा का ऊपर नीचे गुणा करने पर ये ओमेगा में कन्वर्ट हो गया, थीटा को इधर ट्रांसफर कर लिया तो अल्फा इंटू डी थीटा हो गया। थीटा को इधर ट्रांसफर करने पर ये यहाँ पर इतना बचा, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, आसानी से ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से गति का, ये घूर्णन गति का ये तीसरा इक्वेशन था, घूर्णन गति का ये तीसरा इक्वेशन था, आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मैंने तीनों इक्वेशंस आपको बता दिए। आइए देखते हैं आगे अब आपका क्या है। जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस तरह से मैंने आपसे कहा ना कि इस चैप्टर को हम लोग कंपेयर करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन से, जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन में, लीनियर मोशंस में आपने पढ़ा जड़त्व को, उसी तरह से घूर्णन गति में पढ़ते हैं जड़त्व आघूर्ण को। जड़त्व क्या था, रिपीट कर दें हम, जड़त्व है किसी भी बॉडी का वह प्रॉपर्टी जो अपनी पोजीशन चेंज का अपोज करती है, विरोध करती है। कोई बॉडी जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में वो रहना चाहती है, वो अपने चेंज का, उसमें जो पोजीशन चेंज करने का विरोध होता है वो जड़त्व कहलाता है आपका। इसी तरह से जड़त्व आघूर्ण, घूर्णन करती हुई बॉडी, ठीक है, का वह गुण जिसके कारण वह अपनी घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती है, यह जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण है किसी बॉडी का, वो जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है। ये कोई पार्टिकल्स, वो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये यहां पर m1 m2 m3 एंड से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, m1 है, यहाँ m2 है एंड सो ऑन बहुत, और ये घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी r1 है, इसकी r2 है, ऐसे। ठीक है, डिफिनीशन यदि आप लिख रहे हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। घूर्णन गति में घूर्णन करती हुई वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती है, उसका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। अब उसका मान कितना होता है ये हम लोग यहां देखने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए इसका जो वैल्यू होती है वो बताया गया कि इसको हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। ये m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करेंगे, मान लीजिए n पार्टिकल से यदि बना है rn का स्क्वायर। ये इसका वैल्यू डिफाइन की गई, पाई गई कि किसी भी बॉडी का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो उसके पार्टिकल्स के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से उनकी दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। घूर्णन करती हुई किसी बॉडी का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो उसके कणों के द्रव्यमानों तथा घूर्णन अक्ष से उनकी दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। I इज इक्वल टू ये, यानी कि I इज इक्वल टू सिग्मा mr स्क्वायर, ये जड़त्व आघूर्ण होता है। ये क्या होता है, सिग्मा mr स्क्वायर। दैट मीन ये सिग्मा क्या प्रदर्शित करता है, ये इनका टोटल प्रदर्शित करता है, द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी के वर्ग का गुणनफल का योग क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। आपने देखा होगा जो इंजन होते हैं तो वहां बड़े बड़े चाका लगाए जाते हैं, मोटे मोटे ऐसे, है ना, इस तरह से यहां पर ऐसे करके
ऐसे करके ये ऐसे चाका लगाए जाते हैं और यहाँ घूर्णन अक्ष होती है इस तरह से, ठीक, एक बराबर रहता है यहाँ पर ऐसे। इनको गतिपालक कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिपालक। ये क्यों लगाए जाते हैं? क्यों एक्स्ट्रा इंजन में भार दिया जाता है? आप देखिए किसी भी इंजन में वो लगा रहता है, जबकि ना तो उसमें कोई इसका इस्तेमाल वहां पर नहीं दिखता है, पट्टा में या कोई चढ़ाया जाए ऐसा कुछ नहीं होता है। थ्रेशर में देखिए उसमें भी ये लगे रहते हैं। तो ये क्यों लगाए जाते हैं? यदि ना लगाया जाए तो क्या होगा? देखिए ये इसलिए लगाए जाते हैं कि ये एक जैसी गति बनाए रखें। इंजन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऐसे 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 वो पावर देगा तो पता चलेगा कि वो इंजन उखड़ उखड़ करके चला जाएगा। तो ये एक जैसी गति बनाए रखे, इसलिए ये गतिपालक लगाया जाता है, ये द्रव्यमान इसमें लगाया जाता है। ये जड़त्वाघूर्ण का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्या करता है, जितनी ज़्यादा वैल्यू इसकी यम की और ये डिस्टेंस पर रहेगा वो जड़त्वाघूर्ण उसका ज़्यादा रहेगा। और जड़त्वाघूर्ण है क्या? किसी भी बॉडी का वह गुण जिससे वो अपनी गति में परिवर्तन, घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो जब वो इंजन आता है तो ऐसे झटका नहीं देता है, वो क्या करता है, एक जैसी गति बनी रहती है उसकी, इसलिए ये गतिपालक लगाए जाते हैं। तो ये था आपका जड़त्व आघूर्ण, है ना। जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू सिग्मा mr²। मैंने आपसे बताया इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगी इसकी? बीमा देखिए ये हो जाएगी ml की पावर 2, ml की पावर 2। तो ये हो जाएगी आपकी बीमा। आइए देखते हैं अब अगली हेडिंग क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन, घूर्णन त्रिज्या। त्रिज्या एक नया वर्ड आया है इसमें, विघूर्णन त्रिज्या इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विघूर्णन त्रिज्या। हिंदी में यही थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो घूर्णन त्रिज्या पढ़ते थे, अब जो नया वर्ड हमको दिख रहा है बुकों में वो विघूर्णन त्रिज्या है, जबकि ये चेंज नहीं हुआ इंग्लिश। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन देखिए, यदि हम ये मान लें कि पिंड का द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर केंद्रित है, तो उस बिंदु से घूर्णन अक्ष की वह दूरी जिसका वर्ग करने पर द्रव्यमान से गुणा करने से जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए, तो वो आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन होगी। मतलब घूर्णन अक्ष से ऐसे बिंदु तक की दूरी जिसका वर्ग करने पर द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए तो जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए, ये रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है। के से प्रदर्शित करते हैं, के इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ये देखिए जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। दिस वन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, किसी भी पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त करने के लिए यह कहा जाता है कि यदि घूर्णन त्रिज्या का वर्ग करके द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए तो वो जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी डिफिनीशन क्या हुई? इसकी डिफिनीशन ये हुई कि घूर्णन अक्ष से उस बिंदु तक की दूरी का वर्ग जिसका द्रव्यमान में गुणा करने पर जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए, वो दूरी क्या कहलाती है? घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि ये के स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा I अपान एम, और आपका के क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन, ये हो जाएगा रूट में I अपान एम। ये आपका घूर्णन त्रिज्या होती है। क्या होती है? घूर्णन त्रिज्या होती है। यानी कि के एक ऐसा टर्म है जो त्रिज्या के रूप में टर्म यूज हो रहा है, उसका वर्ग करने पर, उसका क्या कर देंगे, वर्ग करने पर ये आपको द्रव्यमान से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाए? जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे घूर्णन त्रिज्या।
ये क्या हो जाएगी, घूर्णन त्रिज्या हो जाएगी। के यहाँ पर क्या है, घूर्णन त्रिज्या। ये एक प्रकार की दूरी है जिसका वर्ग करके पिंड के द्रव्यमान में गुणा कर दीजिए तो वो जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग अगली हेडिंग। ये क्या है, बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध। बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध, क्या संबंध होता है, आइए देखते हैं। सपोज ये कोई बॉडी है, क्या है, ये बॉडी है, ये किसी एक्सिस के सापेक्ष, ठीक है ना, ये मोशन कर रही है, रोटेटरी मोशन हो रही है। इसमें बहुत सारे कण हैं, m1 m2 ऐसे करके, और डिस्टेंस आप जान रहे हैं r1 ऐसे करके। जब ये रोटेटरी मोशन करती है तो इस पे क्या होता है, बल आघूर्ण लगता है, तब ये रोटेटरी मोशन करती है। जिस तरह से रेखीय गति में बल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वस्तु को ले जाता है, सेम उसी तरह से घूर्णन गति में घूर्णन करवाने के लिए क्या आवश्यक होता है, बल आघूर्ण आवश्यक होता है ना। बल आघूर्ण आवश्यक होता है घूर्णन गति कराने के लिए। तो देखिए यहां पर घूर्णन गति हो रही है, तो देखिए इसमें सपोज एक कण में हम लोग यहां पर एक लेते हैं, एक कण पर क्या हो जाएगा, यदि ये बॉडी किसमें घूर्णन कर रही है, किससे, आपका ये बॉडी घूर्णन कर रही है ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, और इसका जो त्वरण है वो अल्फा है। क्या है, अल्फा है, कोणीय त्वरण अल्फा है। तो देखिए एक कण पर देखिए बल F1, ये क्या हो जाएगा, यहां पर एक कण की हम बात करेंगे फिर सारे कणों को देखेंगे। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, m1 इंटू a1, है ना, m1 इंटू a1। आपको पता है क्या है a1, a क्या होता है, a होता है कितना, अल्फा इंटू आर। क्या होता है, अल्फा इंटू आर होता है, अल्फा इंटू r1 कर देंगे। अब ये मोशन कर रहा है, अल्फा सबके लिए सेम होगा जितने भी पार्टिकल्स इसमें होंगे, तो ये आपका इतना आ जाएगा, ये चूंकि ऐसा है। फिर बल आघूर्ण देखें, यदि हम बल आघूर्ण एक कण पर, तो ये क्या हो जाएगा, τ1, ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे दूरी, यानी कि F1 इंटू r1। इस पे हम ये पुटअप कर दें तो ये τ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, m1 अल्फा r1 इंटू ये वाला r1। यहां पर आ रहा है m1 r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा, है ना। देखिए यहां पे ये वैल्यू हमने रखा है f की जगह पर, m1 r1 अल्फा, और ये दूरी रख दिया r1। अल्फा सभी कणों के लिए सेम होगा, ओमेगा सभी कणों के लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो तो फिक्स है ना उस बॉडी पर। अब ये थोड़ी ना है, दूरी अलग अलग है, इसकी वजह से यहां a1 a2 a3, ठीक है। तो संपूर्ण पिंड का पूरे होल बॉडी का टाउ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस m2 r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस एंड सो ऑन, n कण है यदि तो m n r n का स्क्वायर इंटू अल्फा। टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां पर m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे ही mn rn का स्क्वायर, और आपने कॉमन ले लिया अल्फा को, कॉमन ले लिया अल्फा को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये आपका सब कहां पर पहुंच जाएगा, इसको हम लोग इधर देख लें, ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक। ये कितना आ जाएगा सॉरी, ये टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा आ जाएगा। टाउ क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आई क्या होता है, आई होता है सिग्मा m r स्क्वायर, यही तो यहां पर लिखा है,
इसके लिए इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो ये आ गया सिग्मा एम आर स्क्वायर के बराबर आई होता है, ये यहां पर रखा हुआ है, इसकी जगह अल्फा लिया था, तो ये टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हो गया। ठीक है, ये जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में संबंध था, है ना, जड़त्व आघूर्ण बल आघूर्ण में संबंध या फिर कोणीय त्वरण और बल आघूर्ण में संबंध है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। पहले एक कण का हमने निकाल लिया और इसके बाद सभी कणों का निकाल करके जोड़ दिया। ठीक, तो इस तरह ये एंगुलर एक्सेलरेशन और टार्क्यू के बीच रिलेशन था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करूंगा। वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है। मैं आपसे कहूंगा कि जिस चीज़ की आपको रिकमेंडेशन हो उसका कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करें, मैं उसी चीज़ को आपको बताता चलूँगा। धीरे धीरे सारे वीडियोज़ बन जाएंगे। मेरा नया चैनल है, हमेशा की तरह फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। धन्यवाद।